हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, सारडिक के गुणधर्म। पिछली 2 क्लास में इस चैप्टर के बारे में आपको पढ़ाया गया था, जिसमें सारडिक का प्रसार करना सिखाया था, चाहे वो कोटि 1x1 का हो या 2x2 का हो या 3x3 का। सारडिक के फिर नया टॉपिक लेकर आए थे इसमें, उपसारडिक और शेखर पिछली क्लास में। आज हम इस चैप्टर में बढ़ाने जा रहे हैं नया टॉपिक, सारडिक के गुणधर्म। देखिए, सारडिक का एक ही क्वेश्चन आएगा पेपर में 3 नंबर का, और वो क्वेश्चन गुणधर्मों पर आधारित होगा। पेपर में सिद्ध करवाएगा क्वेश्चन और गुणधर्मों का प्रयोग उसमें करना होगा। अगर गुणधर्मों का प्रयोग करना सीखते हैं, आप समझते हैं, तो 110% अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन को आप हल कर पाओगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, सारडिक के गुणधर्म। तो देखते हैं क्या क्या इसके गुणधर्म है। तो कंटिन्यू समझते हैं। इसके 7-8 गुणधर्म है जो काम के हैं, और उनको सबको समझाता हूँ, विद एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। इसके अलावा ये गुणधर्म अगर आप सीखते हैं तभी इस चैप्टर में काम हो पाएगा आगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सारडिक के गुणधर्म। पहला गुणधर्म, सारडिक के गुणधर्मों में पहला गुणधर्म यह है कि यदि किसी सारडिक की पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए, अर्थात पंक्तियों को स्तंभ बना दिया जाए, स्तंभों को पंक्ति, तो सारडिक का मान अपरिवर्तित रहता है। क्या लिखा रहे हैं देखें, यदि किसी सारडिक की, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारडिक की पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए, तो सारडिक का मान अपरिवर्तित रहता है, अनचेंज। यदि किसी सारडिक की पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए, परस्पर विनिमय का मतलब होता है एक तरीके से एक्सचेंज, पंक्तियों को स्तंभ बना दिया जाए, स्तंभों को पंक्ति, तो सारडिक का मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे ये कोई भी डिटर्मिनेंट है, ये देखिए इस प्रकार, ये देखिए कैसे भी लिखो, कुछ किताबों में A1 B1 C1 ऐसे होगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। अब मैं क्या करूं, अगर इनकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दूं, मतलब ऐसे A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ये देखिए, तो ये दोनों सारडिकों का रिजल्ट कैसा आएगा, बराबर आएगा, इनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सारडिक चाहे 2x2 का हो या 3x3 का। एग्जाम्पल देखते हैं एक, ये देखिए, जैसे कोई भी सारडिक ले लो आप, इजी से इजी, जैसे 1 2 3 4 5 6 -1 2 0 ऐसे। ये देखिए, अगर मैं इसकी पंक्तियों स्तंभों को, इस सारडिक का मान निकाल के देखो, ये देखो क्या आएगा, R1 के सापेक्ष प्रसार करा लो। प्रसार किसी के सापेक्ष कर सकते हैं, किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ, और ऐसा नहीं है कि हमने किसी अन्य पंक्ति के सापेक्ष कर दिया तो उसका मान अलग आएगा, नहीं, चूंकि सारडिक का मान निश्चित होता है, तो किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के सापेक्ष आप प्रसार कर लेना। जैसे आपने R1 के सापेक्ष प्रसार किया है, इसमें देखो ना, R1 के सापेक्ष प्रसार, ये आपको पिछली क्लास में सिखाया जा चुका है। तो प्लस माइनस +1 के लिए ये हटेगा, ये हटेगा, 5 का गुणा 0 से 0, -2 6 के 12, -2 के लिए ये हटेगा, ये हटेगा, 4 का गुणा 0 से 0, -1 का गुणा 6 से माइनस क्या हो जाएंगे, +3 के लिए ये हटेगा, ये हटेगा, मतलब कौन कौन हटता है, जो पंक्ति है वो पंक्ति हट जाएगी, जहां पर स्थित है वो हट जाएगा। जैसे पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये कहां पर स्थित है, 3, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 4 अवयव बचेंगे, 4 दूनी 8,
माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, क्या आया माइनस के 12, माइनस के ही 12 और 8 और 5 13, 13 का गुणा 3 से 13 तिया 39, 12 और 12 कितने 24, 24 गए 39 में से कितना बचा 15। ये मैंने इस प्रकार निकाला। अब मैंने एक साइड एक ऐसी ली है जिसमें पंक्ति और स्तंभों का परस्पर विनिमय करा दिया है। 1 2 3 को ऐसे लिख दिया, ये देखिए 4 5 6 को ऐसे लिख दिया, ये देखिए, और -1 2 3 -1 2 0, ये देखिए ऐसे पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दिया है। तो मैं देख रहा हूं क्या उस डेल्टा 2 का मान भी इतना ही आएगा। तो अपनी बात ये प्रॉपर्टी यहाँ पर ये वाला गुणधर्म हमारी समझ में क्लियर हो जाएगा कि साइड की पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए तो साइड का मान अपरिवर्तित रहता है। इसका ही प्रसार कर लो, किसी के सापेक्ष कर सकते हो, R1 के सापेक्ष कर लीजिए आप, क्या आएगा डेल्टा 2 का मान निकालना यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 तो मैंने नाम दे दिए हैं, ये पहला साइड का और ये दूसरा, ये पहला है और इससे दूसरा बना लिया, मतलब साइड की पंक्ति और स्तंभों का परस्पर विनिमय कर। तो देखते हैं उसका मान क्या निकलता है, प्लस माइनस प्लस, तो 1 के लिए ये हटेगा ये हटेगा, 5 का गुणा 0 से 0, माइनस 6 दूनी 12, माइनस 4 के लिए ये हटेगा ये हटेगा, 2 का गुणा 0 से 0, माइनस 3 दूनी 6, प्लस माइनस प्लस प्लस आएगा लेकिन माइनस है तो माइनस रहेगा, ये हटेगा ये हटेगा, 2 का गुणा 6 से 12, माइनस 3 का गुणा 5 से 15, इसको हल करेंगे तो माइनस के 12 आया, माइनस माइनस क्या 4 से कितने हो गए 24, और यहाँ से 12 में से 15 के माइनस के 3, माइनस 3 का -1 से गुणा कितने हो गया प्लस के 3, 24 में से 12 गए 12, 12 और 3 कितने हो गए 15। तो आपने क्या देखा, इसका मान भी 15 था तो इसका मान भी 15, मतलब डेल्टा 1 बराबर काय के है डेल्टा 2 के। कहने का मतलब अगर किसी साइड की पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए तो साइड का मान अपरिवर्तित रहता है। देखिए इसका मान 15 था तो पंक्ति और स्तंभों को चेंज करके हमने डेल्टा 2 नई साइड बना ली थी, तो उसका मान भी कितना आया 15। डेल्टा 1 है डेल्टा 2, दोनों के मान कैसे हैं समान, डेल्टा 1 डेल्टा 2 तो मैंने नाम दे दिए मत दो, मतलब ये कोई साइड था जिसका मान 15 था, अगर मैंने इसकी पंक्ति और स्तंभों का परस्पर विनिमय करा दिया तो उसका मान भी कितना आया 15। तो निष्कर्ष की बात समझ में आ गई होगी। ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है, पहला गुणधर्म है P1 कि यदि किसी साइड की पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए तो साइड का मान अपरिवर्तित रहता है, अनचेंज, जैसा है वैसा ही रहता है। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, पहली गुणधर्म समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा गुणधर्म क्या कहता है वो समझते हैं। एक एक गुणधर्म आपकी समझ में आना चाहिए और इनको धीरे धीरे देखेंगे। दूसरा गुणधर्म ये कहता है P2 कि यदि किसी साइड की किन्हीं दो पंक्ति अथवा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए, किन्हीं दो पंक्तियों का, समझ रहे हो, जैसे R1 R2 से बदल दिया जाए R2 R1 से, तो साइड का संख्यात्मक मान तो वही रहता है किंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। क्या लिख रहा हूं मैं, देखो यदि किसी साइड की किन्हीं दो पंक्ति अथवा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए तो साइड का संख्यात्मक मान वही रहता है किंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। ये देखिए, यदि किसी साइड की किन्हीं दो पंक्ति अथवा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए तो साइड का संख्यात्मक मान तो वही रहता है किंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे कोई भी साइड है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये देखिए, अगर जैसे मैंने इसमें ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है,
पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। जैसे मैंने सपोज करो R1 को चेंज करा दिया R2 से, ऐसे लिखते हैं, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति में बदल दिया, दूसरी पंक्ति को पहली में, समझ रहे हो? तो इसको कैसे लिखेंगे आप, ये लाइन यहां आ जाएगी, ये लाइन यहां, क्या है A2 B2 C2, A1 B1 C1 और A3 B3 C3। ये देखिए, तो अब इसका मान समान नहीं आएगा, जैसे इसका मान 15 है तो इसका मान माइनस के 15 आएगा, इसका 4 है तो इसका माइनस के 4 आएगा, अगर इसका माइनस 4 है तो उसका क्या आएगा, प्लस के 4, मतलब इसका चिन्ह कैसा हो जाएगा, बदल जाएगा। ये देखिए, समझ लो, इसका ऋणात्मक आएगा, ये 4 है तो -4 आएगा, ये -4 है तो प्लस के 4 आएगा, ये बात इसका मान, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया है। तो यही लिखा है, यदि किसी सारणिक की किन्हीं तो पंक्ति अथवा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया है तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, किंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में आगे बढ़ाते हैं, देखो जरा, अभी समझ में आ जाएगा। ये देखिए, परफेक्टली बात है। जैसे इस सारणिक का मान हमारा 15 था, करेक्ट है ये मान, ठीक है ना। अगर मैंने मान लो इसमें R1 को चेंज करा लिया R2 से, ये देखिए, और नई सारणिक ले ली डेल्टा 2, तो 100% इसका मान 15 है तो उसका मान कितना आएगा, -15। तो ये तो गुणधर्म सही सही माना जाएगा ये। तो देखो, हमने R1 को R2 में बदल दिया, ये 1 2 3 को यहां लिख दिया, ये देखिए, पंक्ति और स्तंभों को नहीं बदला, वो तो पहला गुणधर्म था, केवल यहाँ पर किन्हीं दो पंक्ति अथवा किन्हीं दो स्तंभ। ऐसा नहीं R1 को R2 से बदल लो, R1 को R3 से बदल सकते हो, C1 को C2 से बदल सकते हो, C1 को C3 से। दिमाग में एक बात ये आ रही होगी, हमें गुणधर्मों का करना क्या करेंगे, जब सवाल प्रूफ करने वाले आएंगे, सिद्ध करने वाले आएंगे, तब इनकी जरूरत पड़ेगी, और कैसे पड़ेगी वो आपको प्रश्नावली में समझ में आने लग जाएगा। फिलहाल गुणधर्मों पर ध्यान देना है। तो पहली पंक्ति को दूसरी में बदल दिया, दूसरी को पहली में, तो 1 2 3 यहां लिख दिया, 4 5 6 यहां लिख दिया, ये देखिए, -1 2 0 -1 2 0 ये यहां लिख दिया, ये देखिए, क्लियर है। अब इसका प्रसार कर लो, वही R1 के सापेक्ष कर लिया करो, आसान रहता है R1 के सापेक्ष। तो इसको सरल कराओ, इसको प्लस माइनस प्लस 4 के लिए ये हटेगा, ये हटेगा, 2 का गुणा 0 से 0, -2 तिया 6 गुणा, ये प्रसार करना आपको आता होगा, पहली क्लास में आपको यही चीज सिखाई थी, ठीक है ना। ये हट गया, ये हट गया, प्लस -5 के लिए ये पंक्ति हट जाएगी, ये स्तंभ, 1 का गुणा 0 से 0, -1 का गुणा 3 से -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, प्लस माइनस प्लस 6 के लिए क्या होगा, ये हटेगा, ये हटेगा, 2 माइनस माइनस के 2 कैसे हो जाएंगे, प्लस के, यहाँ पर क्या आया, -6 का गुणा 4 से माइनस के 24 आ गया, 3 का गुणा माइनस के 15 आ गया, और 2 2 4 और 6 के 24 हो गए, 24 से 24 यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्या आया, -15। तो अगर डेल्टा 1 का मान 15 है तो डेल्टा 2 का मान -15, क्या मान है, बराबर है, नहीं, संख्यात्मक रूप से बराबर है, लेकिन चिन्ह विपरीत है। अगर इसका मान 15 है तो उसका भी 15, लेकिन उसका कैसा है, -15। समझ में आ गई, मतलब डेल्टा 1 डेल्टा 2 के करेक्ट बराबर नहीं है, उसका ऋणात्मक है, ऐसे समझ लो। डेल्टा 2 की जगह डेल्टा 2 का मान लगाओ, -15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 15, तभी तो डेल्टा 1 के बराबर रहेगा। समझ में आया। पिछले वाले में डेल्टा 1 बराबर था डेल्टा 2 के, दोनों सारणिक के मान बराबर थे। वो गुणधर्म क्या था, लेकिन सारणिक की किन्हीं दो पंक्ति की सारणिक की पंक्ति तथा स्तंभों का, सभी पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, पहला गुणधर्म। लेकिन इसमें क्या लिखा है, सारणिक की किन्हीं दो पंक्ति अथवा स्तंभ, ऐसा नहीं है केवल पंक्तियों के लिए होता है, स्तंभों के लिए भी यही प्रक्रिया होती है। तो ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल की दृष्टि से समझ में आ गया होगा। तो ये समझ में आना चाहिए, सारणिक की किन्हीं दो पंक्ति अथवा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, किंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गुणधर्म था, इसको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला, देखो तीसरा गुणधर्म, अगर ये चीज समझ में आने लग जाती है तो इस सारणिक को आपको ये वाला चैप्टर आप आसानी से हल कर पाओगे। गुणधर्म नंबर 3 क्या है,
गुणधर्म नंबर थर्ड ये है कि यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ समान हो, मतलब उनके अवयव समान हो, तो सारणी का मान शून्य होता है। आपको प्रसार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली लिख सकते हो 0। यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ समान हो, मतलब उनके अवयव समान हो, ठीक है ना। सारणी की किन्हीं तो पंक्ति अथवा स्तंभ कैसे हो, समान हो, तो सारणिक का मान शून्य होता है, ये आपको ढंग से समझ में आनी चाहिए बात, बहुत आसान है। जैसे कोई भी सारणी ले ली मैंने A1 B1 C1, और ये भी ये लिख दिया A1 B1 C1, और यहाँ कुछ भी है A2 B2 C2। आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति के बराबर है, तो इस सारणी का मान क्या होगा, 0। कारण चूंकि R1 बराबर है R2, पहली रो दूसरी रो के बराबर है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति के बराबर है, तो इस सारणी का मान क्या होगा, 0। तुम कहोगे ऐसा कैसे, तो आप एक उदाहरण ले लो, आप जैसे कोई भी डिटर्मिनेंट ले लो, ऐसे इसी को ले लो, ऐसे 1 2 3 है, तो अगली पंक्ति भी 1 2 3, अगली वाली ये लिख लो या ये लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 5 6, ये लो। अब यहाँ पर R1 किसके बराबर है, R2 के, तो क्या इसका मान भी 0 आएगा, अभी चेक कर लेते हैं। तो आप तो प्रसार कर लो R1 के सापेक्ष, अगर इसका प्रसार करोगे तो क्या आएगा, यहां से प्लस माइनस +1 के लिए ये हटेगा, 6 दूनी 12, -5 तिया 15, -2 के लिए ये हटेगा, 6 - 12, +3 के लिए ये हटेगा, 5 - 8। देखें इसको सरल करके, 12 में से 15 गए -3 का गुणा 1 से -3 आया, 6 में से 12 गई -6 का गुणा -2 से प्लस के 12 आया, 5 में से 8 गए -3 का गुणा +3 से करा -9 आया, -9 और -3 -12, 12 - 12 क्या आया, 0। समझ में आ गई होगी बात। तो ये करेक्ट बात है कि अगर सारणी की कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ समान हो जाए, मतलब उनके संगत अवयव समान हो, समझ रहे हो, जैसे पहला अवयव इसका पहला अवयव, दूसरा अवयव तीसरा अवयव, ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, तो ये करेक्ट गुणधर्म है, समझ में आ रहा होगा। तो 3 गुणधर्म आपने समझ लिए अब तक। पहला गुणधर्म क्या था, सारणी की पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय करने पर सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। दूसरा गुणधर्म क्या समझा, सारणी की किन्हीं दो पंक्ति अथवा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए तो सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, किंतु इसका चिन्ह बदल जाता है। तीसरा गुणधर्म क्या सीखा कि सारणी की अगर कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ समान है तो सारणी का मान 0 होता है। आप पेपर में डायरेक्टली लिख देंगे कि इसका प्रसार नहीं करेंगे, लिखेंगे चूंकि R1 बराबर R2 इसलिए इसका मान 0, आपको विस्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। गुणधर्म समझ में आ रहा होगा। तो 3 गुणधर्म ये हमारे हो गए। अब देखते हैं इसका आगे, समझना है ढंग से। ये मैंने एक उदाहरण ले लिया, आप तो कोई सा ले लेना, ये समझाने के लिए ले दिया। चौथा ये गुणधर्म यह है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ, कोई एक पंक्ति अथवा स्तंभ मैं अगर मान लो 4 का गुणा कर दिया या 5 का गुणा कर दिया तो सारणी का मान भी उतने ही गुना हो जाएगा। जैसे मान लो अगर इस पंक्ति में, पहली पंक्ति में मैंने मान लो 3 का गुणा कर दिया तो मान इसका भी 3 गुना आएगा, मतलब 15 नहीं आएगा, अब की बार कितना आएगा, 45। जैसे सपोज करो आपने इसमें R1 में 3 का गुणा कर दिया और नई सारणी ले ली, ये देखिए 3 6 9, 3 का गुणा कर दिया 3 6 9। पहले उदाहरण दे देता हूं फिर मैं आपको लिख दूंगा। 4 5 6 -1 2 0, ये देखिए। अब इसका प्रसार करके देखना R1 के सापेक्ष 100% इसका
को नहीं आएगा, चलो 3 का गुणा किया जाए। देखो तो क्या आएगा, R1 के सापेक्ष प्रसार कर लीजिए आप यहाँ से, प्लस माइनस प्लस 3 के लिए ये हटेगा 5 का गुणा 0 से 0, 2 6 12, माइनस के 6 के लिए ये हटेगा 4 का गुणा 0 से 0, माइनस से माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस 9 के लिए क्या होगा, ये हटेगा 4 दूनी 8, माइनस माइनस 5 का हो गया प्लस के, अब क्या आएगा 12 तिया 36, 6 6 के 36, 8 और 5 13, 13 नंबर कितने हो गए, 8 और 5 13 नंबर 170। ये देखिए यहां से क्या आया 170, तो प्लस के, और 36 और 36 कितने हो गए 72, 170 में से 72 घटाओ यहाँ पे, 7 में से 2 गए 5, और 11 में से 7 गए कितने आए 4, कितना आया 45, ये कितना था 15, तो इसका 3 गुना हो गया कि नहीं हो गया। मतलब आप देख रहे हो डेल्टा 2 का मान डेल्टा 1 के मान का कितना हो गया 3 गुना, क्योंकि R1 में कितने का गुणा कर दिया था 3 का, 3 का गुणा करोगे तो 3 गुना हो जाएगा, 5 का गुणा करोगे तो 5 गुना। समझ में आया होगा। जैसे ये कोई सारणिक है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, अगर मान ये दोनों, अब ये सारणिक इसी सारणिक के बराबर है, ऐसे लिख लो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। जैसे अब ये तो इसके बराबर है ही, अगर मान लो आपने पहली पंक्ति में k का गुणा कर दिया तो इसका मान भी कितना हो जाएगा k गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा k गुना। जैसे R1 में आपने 3 का गुणा कर दिया तो डेल्टा का मान भी डेल्टा 1 के मान का कितना हो गया 3 गुना। समझ में आ रही होगी ये बात। इसको सिस्टम से लिखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल आपकी समझ में आ गया होगा। R1 में आपने 3 का गुणा करा तो रिजल्ट भी 3 गुना हो गया, केवल एक पंक्ति में। सभी अवयवों में गुणा करने की जरूरत नहीं है, सारणिक का ही तो गुणधर्म है ये। आव्यूह में तो प्रत्येक अवयव में गुणा होता है, सारणिक में ऐसा नहीं होता है, और आव्यूह का तो वैसे कोई मान ही नहीं होता, जबकि सारणिक का मान निश्चित होता है। तो ये आपकी समझ में आ गई होगी। तो इसको थोड़ा सिस्टम से लिख देते हैं, उसको समझना। तो गुणधर्म क्या कहता है, यदि किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ, समझे, किसी एक पंक्ति, एक अथवा स्तंभ, पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी राशि k का गुणा किया है, k का गुणा 2 3 5 कुछ भी हो सकता है, किसी राशि k का गुणा किया जाए तो सारणिक का मान भी k गुना हो जाता है। ठीक, ये आपके एग्जाम्पल में समझ में आई गया होगा। ये हटा देता हूं। जैसे ये कोई सारणिक है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब इसका मान तो इसके मान खुद के मान के तो बराबर होगा, A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। ये देखिए, अब जैसे मान लो आपने इसकी पहली पंक्ति में k का गुणा कर दिया या 4 का गुणा कर दिया, तो इस सारणिक का मान डायरेक्टली कितना हो जाएगा 4 गुना। k है तो कितना हो जाएगा k गुना। समझ में आ गया होगी। जैसे इसका मान 15 है, R1 में आपने 3 का गुणा किया तो 15 का तिगुना मतलब 45 आएगा। कितना आएगा 45। अभी जैसे आपने उदाहरण देखा था, इसमें एक बात और समझ के चलनी है। अब ये देखना, इस गुणधर्म को दूसरे तरीके से भी याद रखते हैं। कैसे, कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में कोई राशि वहनिष्ठ हो, जैसे आप देख रहे हो R1 में प्रत्येक अवयव में क्या आ रहा है k, तो उसको सारणिक से बाहर निकाला जा सकता है। समझ में आ रहा है।
तो इसको ऐसे भी जानते हैं। तो इस गुणधर्म को ऐसे भी समझा जाता है कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में कोई राशि उभयनिष्ठ हो तो उसे सारणिक से बाहर निकाला जा सकता है। इस गुणधर्म को ऐसे भी समझा जाता है कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ, किसी एक पंक्ति, यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ में कोई राशि उभयनिष्ठ हो तो उसे सारणिक से बाहर निकाला जा सकता है। ये आपकी समझ में आ रही होगी बात कि ये गुणधर्म तो क्लियर है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी राशि k का गुणा किया जाए तो सारणिक का मान भी k गुना हो जाता है। और इस गुणधर्म को कैसे हो समझ सकते हो आप कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में कोई राशि उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जैसे R1 के प्रत्येक अवयव में k आ रहा है, ये R1 है पहली पंक्ति, ये R2 है, ये R3 है, तो R1 के प्रत्येक अवयव में क्या कॉमन में दिखाई दे रहा है आपको k, तो इसको सारणिक से बाहर निकाला जा सकता है। तो एक बार इसको समझो, अभी इसको आगे बढ़ाता हूं मैं। हाँ, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, क्लियर है। एक बार फिर देख लेते हैं कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी राशि k का गुणा किया जाए तो सारणिक का मान भी k गुना हो जाता है। इस R1 में मैंने k का गुणा किया तो इस सारणिक का मान भी k गुना हो गया। इस गुणधर्म को आपको ऐसे भी समझ के चलना है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में अगर कोई राशि कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो उसे सारणिक से बाहर निकाला जा सकता है। इसके बाद और देखते हैं, 4 गुणधर्म और समझते हैं। तो गुणधर्म नंबर देखेंगे 5वां, समझना ढंग से। गुणधर्म नंबर ये 5वां क्या कहता है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 राशियों का योगफल हो तो उस सारणी को उसी कोटि के 2 सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। समझना मैं क्या कह रहा हूं। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ, यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ, पूरा शब्द लिखना चाहो लिख सकते हो, किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 राशियों का योग हो तो उस सारणिक को उसी कोटि के 2 सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये लैंग्वेज आपको अटपटी लग रही होगी, अभी आपकी समझ में आएगा क्या लिखा है। यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 राशियों का योगफल हो तो उस सारणिक को उसी कोटि के 2 सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो तो उस सारणी को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे ये कोई सारणिक है, सपोज करो इसका पहला स्तंभ दो राशियों का योगफल हो। जैसे यहां पर लिखा हो a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3। ये तो हम देख रहे हैं इस सारणिक का जो पहला स्तंभ है वो दो दो राशियों का योगफल है। तो आपको करना क्या है, इस सारणिक को इसी कोटि के दो सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक सारणिक तो पहले पहले अवयव को लेकर बनाना है और एक सारणिक दूसरे को, ये ऐसे ही रहेंगे। तो कैसे लिखा जा सकता है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 प्लस, अब दूसरे वाले अवयव को लेकर क्या, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, ये लिखे ना ऐसे b1 b2 b3 c1 c2 c3। समझ में आएगा? हाँ, तो ये मान कैसा रहेगा, बराबर। मतलब इस सारणिक को इन दो सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब इसका प्रसार और इसका प्रसार करके जो मान निकालोगे वो मान इस पूरे मान के बराबर होगा। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं? तो फिर दोबारा से देख लेते हैं गुणधर्म, एक आदि सवाल में यूज होगा। एग्जाम्पल आप खुद दे सकते हो, दो दो राशियों का योग कर लेना। जैसे मान लो 1 प्लस 3, 2 प्लस 5, 4 प्लस 7, यहाँ कुछ भी लिख लेना, 6 5 4 0 -1 2। अब एक तो पहले पहले अवयव को लेकर 1 6 5 2 4 0 4 -1 2 ऐसे, और एक दूसरे वाले अवयव को लेकर, दूसरा वाला क्या है 3 5 7, ये देखिए 6 4 -1 5 0 2। आप अपने आप उदाहरण लेके देखना। तो इसका प्रसार करना, इसका जो रिजल्ट आए उन दोनों को जोड़कर उसका मान इसके मान के बराबर होगा। इसका मान मतलब ये वैल्यू कितनी है 4, ये 7, ये 11, 4 7 11 ऐसे। तो इसका मान इन दोनों सारणिकों के योगफल के बराबर होगा। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? आगे होगी समझ में। एक तो पहला पहला अवयव को लेकर, एक दूसरा दूसरा, ये तो ऐसे ही रहेंगे 6 4 -1 5 0 2, 6 4 -1 5 0 2। इसका मतलब समझ लो, इसको आप क्या कह सकते हो 4, इसको क्या कह सकते हो 7, इसको 11। तो यहाँ तो प्रसार कर लेना, इसका मान रख लेना और इन दोनों का प्रसार करके जोड़ना, जो रिजल्ट आएगा वो ये दोनों मान कैसे आएंगे, बराबर। तो आपकी समझ में आ गई होगी ये बात। उदाहरण आप खूब दे सकते हो, क्योंकि ज्यादा सवालों में नहीं लगता। इसका अगला वाला है, उसके मैं आपको उदाहरण देता हूं और मोस्ट इंपोर्टेंट गुणधर्म आने वाला है। ये तो ये समझ में आ गया होगा आपके, तो ये बिल्कुल फिक्स है। आप घर पर एग्जाम्पल लेकर देख लेना, बिल्कुल राइट रिजल्ट आएगा। तो अब देखते हैं इसका अगला गुणधर्म। ये देखिए, तो पांचवा गुणधर्म समझ में आ गया हुआ है। अब देखिए इसका छठा गुणधर्म, जो कि ज्यादातर सवालों में, हर सवाल में लगभग यूज होता है, तो इसको ढंग से समझना है। ये एक बार समझ में आ गया, इसके कई उदाहरण लेंगे तो गुणधर्म नंबर छठा देखेंगे, ठीक है ना। तो वही सारणिक के गुणधर्म, सारणिक के गुणधर्म टॉपिक अपना कौन सा चल रहा है, सारणिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो अब इसका छठा गुणधर्म देखेंगे। छठा गुणधर्म क्या कहता है, इसमें पहले इसकी लैंग्वेज समझते हैं कि छठा गुणधर्म ये कहता है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभों को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। क्या है जरा समझना। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किन्हीं अन्य पंक्ति अथवा स्तंभों को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जाए, जोड़ा अथवा
घटाया जाए। ये देखिए, तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट गुणधर्म है, अपरिवर्तित रहता है। ये समझ में आ जाना चाहिए। ये समझ में आ गया तो यह समझ लो आपकी सारणिक क्लियर हो गई। क्या लिखा है फिर दोबारा से देखिए, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किन्हीं अन्य पंक्ति अथवा स्तंभों को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे ये A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये जनरल फॉर्म में लिख दिया। सपोज करो मैंने पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को लैम्डा का गुणा करके जोड़ दिया, लैम्डा का मतलब 4 5 6 कुछ भी, और तीसरी पंक्ति को म्यू का गुणा करके घटा दिया। क्या लिख दिया ये, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को लैम्डा का गुणा करके जोड़ दिया और म्यू का गुणा करके तीसरी पंक्ति को घटा दिया। जहां लैम्डा और म्यू कोई शून्येतर अदिश राशि है, मतलब जीरो नहीं, कोई भी वैल्यू है, जैसे 2 है, ये 5 है, कुछ भी है। देखने में अटपटा लग रहा है, अभी उदाहरण करेंगे तो आपकी समझ में आएगा। क्या लिखा है, पहली पंक्ति में क्या किया है, दूसरी पंक्ति को लैम्डा का गुणा करके, लैम्डा का मान जैसे मान लो 4 है तो दूसरी पंक्ति को 4 का गुणा करके जोड़ रहे हैं, और तीसरी पंक्ति को मान लो ये 5 है, 5 का गुणा करके घटा रहे हैं। किसमें, R1 में। ये संक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, संक्रियाएं या ऑपरेशंस। तो R1 में क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, कि R1 में R2 को लैम्डा का गुणा करके जोड़ रहे हैं और म्यू का गुणा करके घटा रहे हैं R3 को। तो कहने का मतलब सारणिक का मान अपरिवर्तित रहेगा। जैसे ये R1 है, इसको R2 को लैम्डा का गुणा करके जोड़ रहे हैं और म्यू का गुणा करके R3 को घटा रहे हैं। केवल एक संक्रिया लगा सकते हो, ऐसे केवल R1 में R2 को जोड़ सकते हो किसी संख्या का गुणा करके, मत करो गुणा, एक का गुणा करके समझ लो लैम्डा का मान 1 भी हो सकता है। तो ये तो मैंने डबल डबल लिख दिया है ऐसे, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को, ये तो जनरल फॉर्म लिखी है। अभी आपको उदाहरण दूंगा। R1 में हमने R2 को लैम्डा का गुणा करके जोड़ा है और म्यू का गुणा करके R3 को घटाया है। तो A1 में इसको तो जोड़ा है लैम्डा का गुणा करके, इसको घटाया म्यू का, तो A1 प्लस लैम्डा A2 माइनस म्यू A3। समझ में आ रहा है। ऐसे B1 में, ये पूरी में जुड़ेगा, ये पूरी पंक्ति चेंज होती है, अगर संख्या पूरी पंक्ति चेंज होगी। B1 प्लस लैम्डा B2 माइनस म्यू B3। ऐसे ही क्या होगा, C1 प्लस लैम्डा C2 माइनस म्यू C3। ये देखिए, समझ में आ रहा होगा ये। ऐसे इनके बाकी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ये देखिए, तो समझ में आ गया होगा ये। क्या किया है फिर देख लो, R1 में R2 को लैम्डा का गुणा करके जोड़ा है, तो लैम्डा का गुणा कर लो इसमें, पूरे में इसमें जोड़ना है। तुम कहोगे सारणिक का मान चेंज हो जाएगा, आपने बताया था किसी संख्या का गुणा करो सारणिक का मान के गुना हो जाएगा। किसी पर्सनल में करोगे गुणा, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में केवल एक किसी संख्या का गुणा करोगे तो सारणिक का मान चेंज होगा, लेकिन किसी संख्या का गुणा करके किसी अन्य पंक्ति में जोड़ दोगे तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसका मान अपरिवर्तित रहेगा। गुणधर्म क्या है, सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभों को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। समझ में आ रही होगी। ये लैम्डा और म्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो R1 में मैंने इसको तो R2 का गुणा करके जोड़ा है, लैम्डा का गुणा करके R2 को, तो और इसको म्यू का गुणा करके घटा दिया है। समझ में आ रहा है। उदाहरण की दृष्टि से आपकी समझ में आएगा। तो इसको अगर ढंग से समझना है, अब देखते हैं 2-4 उदाहरण लेते हैं, आप चाहे जिस प्रकार ले सकते हो। एग्जाम्पल, गुणधर्म नंबर 6 पर एग्जाम्पल है। जैसे आप कोई भी पहले एक सारणिक ले लो छोटा सा, उसका मान निकाल के रख लो, ठीक है ना। तो देखते हैं ऐसे 1 2 3 0 1 2 4 1 5, इसका मान निकाल लो। R1 के सापेक्ष प्रसार कर लो, किसी के सापेक्ष कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। R1 के सापेक्ष प्रसार, ये लो ऐसी उतार लो, उसको डेल्टा 1 का हो या मत कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस माइनस प्लस 1 के लिए ये हटेगा, ये हटेगा, क्या आएगा 5 - 2,
-2 के लिए ये हटेगा, क्या आएगा 0 - 8, +3 के लिए ये हटेगा, क्या आएगा 0 - 4, क्या आएगा यहाँ से 5 में से 2 गया तो 3, 2 - 8, 2 का गुणा माइनस के 8 से करोगे, माइनस के 2 का, प्लस के 16 और 4 का गुणा 3 से 12, 16 और 3 19 में से 12 गए कितने हैं 7। ये क्लियर है। पर इस साढ़े का फिक्स मान क्या है 7 है, ये कोई साढ़े है। अब मैंने क्या किया, एक ऐसा साढ़े लिया, ये देखो पहली पंक्ति कहलाती है, ये दूसरी पंक्ति, ये चीज समझना, ये आप जानते ही हो पहले से, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। जैसे ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये तो आप पहले से जानते हो। अब मैं उस संक्रिया का प्रयोग करा रहा हूं। तो क्या लिखाया था, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभों को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जाए, साढ़ेक का मान अपरिवर्तित रहता है। तो जैसे देखो मैंने क्या किया, R1 में मैंने 4 का गुणा करके R2 को जोड़ दिया और R3 को 2 का गुणा करके घटा दिया। ये लैम्डा का मान समझ लो, ये म्यू का। एक बार में 3 काम कर दिए, 2 काम कर दिए। R2 को तो जोड़ा है और R3 को घटाया, तो इसको भी जोड़ा जा सकता है, जोड़ा अथवा घटाया जाए, साढ़ेक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो क्या किए, ये डेल्टा 1 का मान था, ये डेल्टा 2 ऐसी साढ़ेक बना रहा हूं कि पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को, सॉरी यहाँ पे R1 लिखना है, पहली पंक्ति में क्या संक्रिया लगा रहे हैं, दूसरी पंक्ति को 4 का गुणा करके जोड़ रहे हैं और तीसरी पंक्ति को 2 का गुणा करके घटा रहे हैं। देखो कितने भी उदाहरण दिए जा सकते हैं, सबके मान उसी के बराबर आएंगे, ठीक है ना। तो करो ये काम। देखो जिसमें संक्रिया लगाते हैं केवल उस पर प्रभाव पड़ता है। R1 में संक्रिया लगा रहे हैं क्या, कि R2 को 4 का गुणा करके जोड़ रहे हैं और R3 को 2 का गुणा करके घटा रहे हैं, तो R1 पर प्रभाव पड़ेगा, साढ़ेक के मान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे पंक्ति में कोई संक्रिया, पंक्ति तो चेंज होगी ना। तो देखो करो, 4 का गुणा करके R2 को जोड़ना है, तो इसमें 4 का गुणा करके इसमें जोड़ना है, इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटाना है। तो करो, तो 4 का गुणा करोगे इसमें तो 0 ही रहेगा, इसमें जोड़ोगे तो 1 ही रहेगा, इसमें 2 का गुणा करोगे तो क्या आएगा 8, 1 में से 8 जाएंगे, क्या आएगा -7। क्या ये चीज समझ में नहीं आ रही। अरे ये R1 है, R2 है, R3 है। R1 में क्या कर रहे हो, R2 को कितने का गुणा करके 4 का गुणा करके जोड़ रहे हो, और R3 को कौन 4, इसमें कितने का गुणा कर रहे हो 2 का गुणा करके घटा रहे हो। ऐसे कर लो तो यही वैल्यू आएगी। करो सर, 1 4 में 0 गुणा -8, क्या आया -7। समझ में आया। अब इसके लिए देखो ये पूरी तो चेंज होगी ना R1, 2 में क्या कर रहे हो, R2 को तो 4 का गुणा करके जोड़ रहे हो और R3 को 2 का गुणा करके घटा रहे हो। बस ऐसे लिख लो, तो 2 ऐसे ही रहेगा, 2 4 -2 क्या आएगा 4। फिर दोबारा से R1 में R2 को कितने का गुणा करके 4 का गुणा करके जोड़ रहे हो और R3 को कितने का गुणा करके 2 का गुणा करके घटा रहे हो। अलग से कैलकुलेशन कर लो, तो 3 + 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 3 और 8 11, 11 में से 10 गए 1, तो यहाँ पर क्या रहेगा 1। समझ में आई क्या लिखा है मैंने, समझ में आ रही है। ये संक्रिया लगा के ये नई सारणिक बनाई है, देखो। तो ये सारणिक तो फिक्स थी जिसका मान 7 था। मैंने क्या किया, इस सारणिक में गुणधर्म लगाया है, छठा गुणधर्म आपको समझा रहा था कि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में, तो मैंने कौन सी पंक्ति ली है R1, आप कोई सी ले सकते हो, किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभों को, अन्य पंक्ति कौन सी है, पंक्ति है तो पंक्ति लेनी है, स्तंभ है तो स्तंभ, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो पहली पंक्ति में मैंने क्या किया, दूसरी पंक्ति को 4 का गुणा करके जोड़ा है और तीसरी पंक्ति को 2 का गुणा करके घटाया है। समझ में आ रही होगी ये बात। तो अब इसको हल करके देख लो, R2 और 3 को तो ऐसे लिखना है 0 1 2 4 1 5, ये देखिए। अब इसको हल कर लो, तो इसको हल करोगे तो क्या आएगा, प्रसार करो इसका, वही R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दिया। मान लीजिए हमने किसी के सापेक्ष प्रसार किया जा सकता है, चिन्हों का हिसाब रखना, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस लेके चलेंगे लेकिन माइनस है तो माइनस रहेगा, ये हटेगा 5 -2, -4 के लिए ये हटेगा, क्या आएगा 0, 0 का गुणा 5 से 0, -8, प्लस के 1 के लिए ये हटेगा 0 -4, सरल कराओ, 5 में से 2 गए 3, 3 7 21, सरल कराओ, -4 का गुणा -8 4 8 32,
माइनस के 4। समझ में आ रहा होगा ये। 32 ऐसे ही लिख दिए और माइनस के 21 और माइनस के 4 माइनस के 5 और 32 में से 5 गए तो कितना आया 7। देखो डेल्टा टू का मान भी वही आया कि नहीं आया। अरे डेल्टा 1 के बराबर आ गया, मतलब इस संक्रिया को लगाने पर साढ़े का मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्थात पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को 4 का गुणा करके जोड़ने पर और तीसरी पंक्ति को 2 का गुणा करके घटाने पर साढ़े के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समझ में आ रहा है ये। जरूरी नहीं है केवल डबल डबल काम करे, सिंगल भी कर सकते। और भी देखो कोई, जैसे मान लो मैंने स्तंभ संक्रिया लगाई है कि C1 में मैंने C2 को 3 का गुणा करके जोड़ दिया, C3 से कुछ नहीं कहा, केवल एक ही काम किया कि C1 में C2 को 3 का गुणा करके जोड़ रहे हो, तो अब की बार भी साढ़े का मान वही आएगा, यही 7। तो कहोगे C3 वाला भी हाँ तो ले लेना, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। ऐसा भी कर सकते हो केवल C1 में C2 को जोड़ दो। तुम कहोगे किसी का गुणा तो किया नहीं, तो उसको बल समझ लो गुणा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे मान लो C1 में C2 को जोड़ा है, नई साढ़े बनाई है, C1 में C2 को जोड़ा 3 का गुणा करके, ये C1 है ये C2 है, इसमें 3 का गुणा करके इसमें जोड़ रहे हैं। तो देखो संक्रिया किस में लगा रहे हैं, C1 में फर्स्ट कॉलम में, तो C1 चेंज होगा, C2 चेंज नहीं होगा। C2 में तो केवल 3 का गुणा करके इसमें जोड़ रहे हैं। ठीक करो, तो 3 का गुणा करोगे 3 दूनी 6, इसमें जोड़ोगे तो 1 + 6 कितना हो गया 7। 3 का गुणा कराओगे 3, 0 में जोड़ोगे कितना आ जाएगा 3। 3 का गुणा करोगे 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। आया समझ में। बाकी ऐसे ही उतार लो, 2 1 1 3 2 5, ये प्रसार करके देख लो इसका। R1 के सापेक्ष जैसे प्रसार कर दिया, R1 के सापेक्ष प्रसार क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस 7 के लिए ये हटेगा, ये हटेगा 5 - 2, -2 के लिए ये हटेगा, ये हटेगा 15 - 14। कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है जो है, इसको हटाओगे 3 - 7, ये देखिए 2 5 में से 2 गया 3, 3 सत्ते कितने हो गए 21, 15 में 14 गया 1, 1 का गुणा 2 से 2, 3 में से 7 के -4 का गुणा माइनस के 12, 12 और 2 14, 21 में से 14 जाएंगे कितना बचेगा 7। वही आया, मतलब पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ को 3 का गुणा करके जोड़ा तो साढ़े के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप एक नहीं कितने भी उदाहरण दे सकते हो, पंक्तियों की संक्रिया लगा सकते हो या स्तंभ की। स्तंभ संक्रिया लगा रहे हो तो स्तंभ को ही लेना, और पंक्ति लगा रहे हो तो पंक्ति को ही लेना। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है ये टॉपिक। और भी आप घर पर उदाहरण दे सकते हो, कोई सी पंक्ति ले लेना, किसी अन्य पंक्ति को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ लेना या घटा लेना, साढ़े को फिर प्रसार करोगे तो उसका मान वही आएगा। साढ़े का प्रसार या विस्तार करने पर उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही होगी बात। तो इस बात को थोड़ा सा लाना है अपने व्यवहारिक रूप में, तभी ये सवाल हमें कर पाएंगे। गुणधर्म लगाना समझ में आ रहा हो। और कोई लेना चाहो और ले लो, चलो एक और इसी में संक्रिया पंक्ति ले लो या स्तंभ ले लो, कोई सी ले लो जो भी मन में आ जाए आपके। जैसे C2 मैं संक्रिया लगा रहा हूं तो C1 को 2 का गुणा करके घटा रहा हूं। चलो C2 में संक्रिया लगा रहे हैं क्या कि C1 को 2 का गुणा करके घटा रहे हैं, C3 से कुछ नहीं कहा। तो संक्रिया किसमें लगाई जा रही है, कोई और ले लो, साढ़े डेल्टा 4 कर लो, मान वही आएगा। तो देखो C2 में संक्रिया लग रही है, क्या संक्रिया लग रही है कि C1 को 2 का गुणा करके घटा रहे हैं, तो C2 चेंज होगा, C1 और C3 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनको तो ऐसे ही तुरंत लिख लो, इनको तो तुरंत लिख लिया करो। जैसे यहाँ पर मैंने C1 में संक्रिया लगाई C1, तो C1 को चेंज करके लिखा, C2 और C3 को तो ऐसे उतार लिया था। ऐसे C2 में संक्रिया लगा रहे हैं तो C1 और C3 को ऐसे लगा, C2 चेंज होगा। C2 में क्या चेंजिंग ला रहे हैं कि C2 में से C1 को घटा रहे हैं, कितने का गुणा करके 2 का। तो करो साहब, C2 में C1 को 2 का गुणा करें, करो 2 का गुणा, इसमें क्या आएगा 2, 2 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 0, करो 2 का गुणा 0 ही रहेगा, 1 में से घटाओगे क्या रहेगा 1, करो 2 का गुणा 2 चौके 8, 1 में से घटाओगे तो क्या आएगा -7। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। क्या किया फिर देखो, C2 में से C1 को घटाया, कितने का गुणा करके 2 का। ये C2 है, ये C1 है, 2 का गुणा करोगे 2, 2 में से 2 जाएगा क्या आएगा 0, 2 का गुणा करोगे 0, 1 में से 0 जाएगा 1, 2 का गुणा करोगे 8, 1 में से 8 जाएगा क्या बचेगा -7। अब इसका प्रसार करके देखो फिर वही रिजल्ट आएगा, चेक कर लो। R1 के सापेक्ष किसी के सापेक्ष प्रसार किया जा सकता है, ठीक है ना।
क्योंकि चिन्ह हमें रटे रटाए प्लस माइनस प्लस कहीं दिक्कत नहीं आती। 1 के लिए ये हटेगा ये हटेगा, 1 का गुणा 5 से 5 माइनस, माइनस 7 का गुणा माइनस 2 से माइनस 14, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस माइनस। अब जीरो के लिए कुछ भी करोगे चूंकि जीरो का गुणा होगा तो जीरो ही बनेगा, 1 का गुणा होगा तो मान लो जीरो का गुणा होगा जीरो ही आएगा, नहीं करना चाहो कर लो, ये हटेगा, जीरो का गुणा 5 से 0 माइनस 8, तो ऐसे आएगा 0 माइनस 8, लेकिन जीरो का गुणा होगा तो क्या बना देगा जीरो, तो जीरो के लिए तो हमें करने की जरूरत है ही नहीं। समझ में आ रही होगी, जीरो माइनस, जीरो का गुणा 5 से 0, 4 का गुणा 2 से 8, प्लस माइनस प्लस 3 के लिए ये हटेगा, जीरो का गुणा माइनस 7 से 0 माइनस 4 का गुणा 1 से 4, सरल करा लो इसको, 14 और 5 कितने हो गए 19, जीरो तो ये है ही, 4 तिया 12, और 19 में से 12 का कितना आया 7। समझ में आ गया होगा ये। डबल डबल काम कर सकते हो, सिंगल काम कर सकते हो, किसी पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभों को, पंक्ति को किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभों को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जाए तो सारणिक का मान कैसा रहता है अपरिवर्तित, अनचेंज। क्लियर है ये पूरा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट गुणधर्म था छठा, 2 वाले छोटे छोटे वो भी समझ के चलते हैं। देखिए हालांकि ये 7वां जो गुणधर्म लिखाने जा रहे हैं ये आपको पिछली क्लास में डिस्कस करा दिया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये क्या कह रहा था, कल हमने आपको लिखा था सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों का उसी के संगत सहखंडों के साथ गुणनफल का योग सारणिक के मान के बराबर होता है। और क्या लिखाया था दूसरा, कि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत सहखंडों के साथ गुणनफल का योग 0 होता है। जैसे ये कोई भी हमारी सारणिक है, ऐसे समझो, ऐसे लिख दिया अब की बार मैंने अवयव, ये मान लो इसके सहखंड है, ये सहखंड है, कोफैक्टर, कैपिटल लेटर्स हैं ये सब, कैपिटल, थोड़ा सही से बना लेना, कैपिटल लेटर, ठीक, सही से कर देना सही। तो गुणधर्म कल क्या लिखाया था, सारणिक की पंक्ति अथवा स्तंभ को उसके संगत सहखंडों के साथ गुणनफल का योग सारणिक के मान के बराबर होता है। दूसरी बात बताई थी, क्या बताई थी, कि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत सहखंडों के साथ गुणनफल का योग 0 होता है। तो सारणिक की, ये था सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत सहखंडों, सहखंडों, सह गुणनखंड भी कहते हैं, कोफैक्टर के साथ गुणनफल का योग, गुणनफल का योग, गुणनफल का योग, पूरा शब्द लिख देते हैं, गुणनफल का योग 0 होता है। ये सेकंड वाला जो लिखाया था वो है, सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों के संगत सहखंडों के साथ गुणनफल का योग 0 होता है। मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया, सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत सहखंडों के साथ गुणनफल का योग 0 होता है। जैसे मैंने R1 के तो अवयव लिए और R2 के सहखंड ले लिए, R1 के सहखंड नहीं लिए, R1 के सहखंड ले लूंगा तो उसका मान तो सारणिक के मान के बराबर होगा। जैसे ये वाली तो पंक्ति ली और ये वाला इसके सहखंड नहीं लिए, इस पंक्ति के सहखंड ले दिए, तो जैसे A11 F21, अरे ये पंक्ति ले रहा हूं और सहखंड ये वाले ले रहा हूं, समझ रहे हो। तो A11 F21, A12 F22 प्लस A13 F23, तो इस पूरे का मान कितना आएगा 0। R1 के तो अवयव लिए A11 A12 A13 और इसके R2 के सहखंड लिए F21 F22 F23, इस प्रकार। तो ये गुणधर्म हम
आपको पिछली क्लास में समझा जा चुके थे। जैसे मान लो C1 के अवयव ले दिए और C3 के फैक्टर ले दिए। जैसे A11 F13, A22 F23, A31 F33, इसका मान भी कितना आएगा 0। C1 के तो अवयव लिए हैं A11 A21 A31, A11 A21 A31, A11 A21 A31 और C3 के फैक्टर लिए F13 F23 F33, इसका मान किसके बराबर आएगा 0। क्लियर है ये पूरा? ये हम पिछली क्लास में आपको लिखा चुके थे। हालांकि और भी है इसमें एक गुणधर्म, एक और लिखते हैं छोटा सा, ये वो और देखते हैं। 8वां गुणधर्म P8। 8वां गुणधर्म ये कहता है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है, प्रसार करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो, दोबारा से देख लेंगे। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान भी शून्य होता है। जैसे सपोज करो आपने ऐसी सारणी ली A1 B1 C1 A2 B2 C2 और मान लो यहां लिख दिया 0 0 0, तीसरी पंक्ति, तो इस सारणिक का मान 0 हो जाएगा। आपको इसका प्रसार करने की जरूरत नहीं है। और कारण भी लिख देना है, चूंकि R3 का प्रत्येक अवयव, R3 मतलब तीसरी पंक्ति का प्रत्येक अवयव कैसा है, शून्य है। क्लियर? आप कोई सा ले सकते हो उदाहरण, ऐसे 1 2 3 2 5 7, यहां लिख दिया 0 0 0। अब आप इसका प्रसार कर लो, चाहे तो इसी के सापेक्ष करोगे, क्योंकि 0 0 0 के लिए गुणा होगा तो 0 0 ही आएगा। आपने इसके सापेक्ष नहीं किया, आपने तो R1 के सापेक्ष में प्रसार किया, आपने तो अब तक यही करे, तो क्या आएगा प्लस माइनस प्लस 1 के लिए ये हटेगा 5 का गुणा 0 माइनस 0, माइनस 2 के लिए ये हटेगा 0 माइनस 0, किसी के सापेक्ष प्रसार किया जा सकता है, सारणिक का मान तो निश्चित होता है। और प्लस 3 के लिए क्या होगा, ये हटेगा 0 माइनस 0, आपको कैसे भी कर लेना, तो रिजल्ट तो क्या आएगा 0 ही रहेगा। 0 का गुणा 1 से 0 0 और 0। तो डायरेक्टली लिख देते हैं हम कि अगर किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव अगर शून्य है तो सारणिक का मान भी शून्य होगा, उसका प्रसार करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक और गुणधर्म आता है कि यदि किसी सारणिक का मान लो कोई एक मूल दे रखा है तो वो सारणिक को संतुष्ट करता है, वो एक क्वेश्चन में आएगा, आपको उसी समय उसको लिखा दिया जाएगा, ज्यादा काम में नहीं आता है। तो ये 8 जो गुणधर्म लिखा है इन्हीं का ज्यादा यूज होता है। तो आज की क्लास में आपको ये गुणधर्म समझ में आ गए होंगे। गुणधर्मों को अप्लाई कैसे कराना है, किस प्रकार सवाल हैंडल करना है, वो आपकी नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा। और एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाएंगे, 2 सारणिकों का गुणन, वो भी एक सवाल में ही यूज होगा, ज्यादा यूज उसका नहीं है। तो फिलहाल आज की क्लास में आपने क्या देखा, सारणिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। आज 1 से लेकर 8 तक गुणधर्म लिखाए हैं, सबका उदाहरण देने की कोशिश करिए। एक 5वें वाले का उदाहरण नहीं था, वो अपने आप सेट कर सकते हो, बाकी सबका उदाहरण दिया है बाकी। और इस पूरे को आपको ढंग से उस टॉपिक को समझना है, उदाहरण खुद दे लेने हैं। गुणधर्मों को जरूर पढ़ना, ध्यान रखना, अगर गुणधर्म समझ में आ गए, इनको सवालों में कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा, और जब तक गुणधर्म नहीं आएंगे तब तक सवाल हल नहीं होंगे। तो आज की क्लास में आपको घर पर पूरा की पूरा गुणधर्मों को एक बार फिर देखना है, उदाहरण के सहित देखना है। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।